लेट्स स्टार्ट हियर। माय नेम संदीप कुमार। आज आप लोगों को मैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि ठोस अवस्था, ठीक है, उसको पढ़ाऊंगा। ये तुम्हारा चैप्टर लगभग 5 से 6 लेक्चरों में कंप्लीट होगा। उसके लिए आप ये कि आप लगातार पढ़ते रहो। ठीक, आई विल कंप्लीट द चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक आपने ये पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ रखा है कि कोई भी पदार्थ उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी पदार्थ को उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। और आप ये क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हो। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? डियर, ठोस होती है, द्रव, गैस। This is the very basic funda of any material exists in 3 phase या 3 state. Okay, that is known as the ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, I will call the English solid, liquid and gas. Okay, take example of water. ठीक है, जल। ये हिंदी में आप जल बोलते हो या पानी बोलते हो? क्या बोलते हो? जल बोलते हो या पानी बोलते हो? ठीक है, इसी को आप ठोस अवस्था में बर्फ बोलते हो या बर्फ बोलते हो, और इसी को गैस अवस्था में बोलते हो बेटा डियर क्या बोलते हैं उसको? वाष्प बोलते हो या भाप बोलते हो। ठीक है, भाप इज द राइट वर्ड, वाष्प इज द वेरी डिफरेंट मीनिंग। सो भाप बोलते हो। ठीक है, मटेरियल डियर एक है, मटेरियल एक है, लेकिन अवस्थाएं कितनी है? 3 है। वैसे सारी चीज़ों की अवस्थाएं क्या होती है? 3 होती है। ठीक है ना, सारे मटेरियल की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। तो आज हम मटेरियल की, जो भी मटेरियल आसपास एग्जिस्ट कर, ठीक है ना, उसमें हम ठीक है ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसा इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा क्या होता है? केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ठीक है ना, इसको बोलो रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैसी? रासायनिक संरचना। ठीक है, और ये रासायनिक संरचना उसके भौतिक गुणों को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है ना, कैसे कोई एटम का लाइक यौगिक का जो सूत्र होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? ठीक है ना, कैसे वो एक दूसरी जगह से अरेंजमेंट होते हैं, कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या उससे कैसे प्रभावित करती है, ये सब सारी चीजें हम इस ठोस अवस्था में देखते हैं। आपने सबसे जो बेसिक जो सबसे बेसिक चीज पढ़ी है ठोस अवस्था के बारे में, किसके बारे में? ठोस अवस्था के बारे में। डियर, आप ही बोलते हो सरल, आप ही बोलते हो कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ की अवस्था, कोई भी पदार्थ की अवस्था जिसमें क्या निश्चित हो? आयतन निश्चित हो, ठीक है, और उसका आकार निश्चित हो, उसको आप बोल देते हो डियर कि वो ठोस अवस्था में है। मटेरियल किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, अगर उसका आयतन और आकार निश्चित है। दिस इज द वेरी बेसिक फंडा, और ये कॉन्टिन्यूअस, ये चलता ही रहेगा, यही एग्जिस्ट करेगा, यही डिफिनेशन क्या होगा? श्योर होगा। मैं आपके सिलेबस को देखता रहूंगा कि कोई पॉइंट आपका छूटता रह है। ठीक है ना, तो हाँ ओके। अब और जब थोड़ा और आगे बढ़े आप, ठीक है ना, आपने पढ़ा कि जो भी कोई भी पदार्थ के जो अवयवीकरण होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के अवयवीकरण होते हैं, ठीक है, ये अवयवीकरण कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है परमाणु, अणु, अब परमाणु अणु, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डियर कि आपने पहले बोल दिया कि ठोस तो आयतन और आकार निश्चित है, तो ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बोला गया कि एक मतलब कणों के बीच एक फोर्स काम करता है, जिससे अंतराणविक फोर्स करते हैं, उसके हिसाब से डिफाइन करा गया। ये ठोस में जो अंतराणविक फोर्स होता है, ठोस में, ठीक है ना, अंतराणविक फोर्स जो होता है, बल सबसे ज्यादा होता है, सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? आपके गैस से, ठीक है, और द्रव से, ठीक है ना। तो
अगर फोर्स ज़्यादा होगा डियर तो उसको एकदम स्ट्रिक्ट मतलब लाइक एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, ठीक है ना, कोई भी अणु इतना मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जब फोर्स सबसे ज़्यादा होगा तो मूवमेंट इतना आसान नहीं होगा, जबकि गैस और द्रव में मूवमेंट बहुत आसान होगा है। तो ये भी इसकी वजह से भी ठोस में क्या आ जाता है, ठोस का एक प्रॉपर्टी होता है कि ठोस बहुत क्या होता है, दृढ़ होता है, ठीक है ना। दृढ़ बोल लो या फिर इसको बोल लो कठोर होता है, ठीक। और द्रव में तरलता पाया जाता है, और तरलता पाया जाने का मतलब ये है कि अणु या परमाणु उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ठोस में ये चीज नहीं होती। ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं अपने स्थान पर डियर कंपन करते हैं, ठीक है ना। अपने स्थान पर क्या कर रहे होते हैं, कंपन करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ये चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी है 9th में भी, ठीक है ना। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो आपके लिए बहुत नया होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐड नहीं हो, ठीक है, तो गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मैं सारा कुछ आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा। आप अपना जो मेल आईडी है, ठीक है ना, मेल आईडी मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना, इस नंबर पर 7565059565। इस पर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, तो आप उससे नोट्स बना लेना, उसमें प्रॉपर दिया होगा, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। वी हैव लेस टाइम सो वी हैव टू डू इट, आई विल शेयर द पीडीएफ, ओके। सो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है कि ठोस को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। ठोस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, ठीक है। ठोस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया डियर क्रिस्टलीय, क्या बोला गया, क्रिस्टलीय ठोस, ओके। एक को बोला गया क्रिस्टलीय ठोस, एक को बोला गया अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, ओके। एक को बोला गया क्रिस्टलीय ठोस, एक को बोला गया अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, एंड अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। डियर क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो मैं बताता हूँ डियर कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में एक यूनिट होती है, एक जिसे अभी आगे पढ़ोगे आप, एक यूनिट होती है जिसका रिपीटेशन होता है, बार बार वो यूनिट आती है, ठीक है। एक स्मॉल यूनिट होती है जिससे वो रिपीट होके बार बार वो चीज़ बनती है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लो ईंट का ढेर है, ठीक है ना, क्या है, ईंट का ढेर। जो आपके घर ईंट आता है तो उसमें जब ट्रैक्टर से जाता है उसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे ईंट एक जैसे होते हैं, या दीवार होती है, दीवार आपकी किससे बनी होती है, ईंट से बनी होती है, ठीक है ना। सारे यूनिट सेम टाइप के होते हैं, ठीक है ना, लगभग एक दिखने में एक जैसा होता है, और उसका रिपीटेशन होता है पूरा, ठीक है ना, रिपीटेशन होता है उसका पूरा, है ना। ऐसा कुछ लूप बनता है उसका, ठीक है, ऐसा कुछ लूप बनता है उसका। इसमें इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, ईंट होती है, ठीक। वैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, और उसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन पूरे सॉलिड के अंदर होता है, ठीक है ना। उसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन पूरे सॉलिड के अंदर होता है। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं डियर, ऐसे सॉलिड को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक, इसके बाद ऐसे ऐसे कोई एटम होंगे या फिर कोई अणु होगा, ठीक, कोई एटम होगा या फिर क्या होगा, कोई अणु होगा, ठीक। तो मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी तो ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट अभी के लिए सोचो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पूरे अगर सॉलिड में हो, ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो बार बार ये रिपीट कर रहा हो, पहले ये है, फिर लाइक अनफील्ड सर्कल है, फिर फील्ड सर्कल है, अनफील्ड सर्कल है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो रही है, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी रिपीटेशन इस टाइप का हो रहा है, तो अभी रिपीटेशन इस टाइप का होना चाहिए पूरी। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, क्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है। और क्रिस्टलीय सॉलिड डियर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कुछ भी मटेरियल उठाया तो पूरे मटेरियल के अंदर सेम स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फॉलो होगा। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें रैंडमनेस होती है। कोई मान लो जैसे इसी
इसी का हम क्रिस्टली सॉलिड के अंतर्गत देखें तो डियर मान लो अगर एक यहाँ है तो कुछ यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे कुछ भी रैंडम कहीं भी इस्टेब्लिश होगा, ठीक है ना, कुछ भी रैंडम कहीं भी क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टली सॉलिड में और अक्रिस्टली सॉलिड में। क्रिस्टली सॉलिड में क्या होता है डियर, स्ट्रक्चर फिक्स होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरा फिक्स होगा, पूरे मटेरियल के अंदर, पूरे पदार्थ के अंदर सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टली सॉलिड। अगर कोई भी यूनिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली सॉलिड। हो सकता है डियर इसमें क्या हो कि कुछ समय के लिए तो मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, कुछ समय के लिए तो ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बट वो ज़्यादा समय के लिए ना हो, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए मतलब कि कुछ जगह आपको ऐसा कुछ दिख जाए और सोचो ऐसा क्रिस्टली सॉलिड हो जाए, जब तक कि वो पूरा कॉन्टिन्यूअस जैसे इस शेप का है तो इसी शेप का जब तक पूरे सॉलिड में नहीं होगा तब तक वो क्रिस्टली सॉलिड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टली सॉलिड। तो अक्रिस्टली सॉलिड में कोई भी रिपीटेटिव यूनिट नहीं होती है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा, बार बार वो दोहराया जा रहा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टली सॉलिड। अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टली सॉलिड, ठीक है। अच्छा डियर, और एक चीज होती है कि क्रिस्टली सॉलिड में क्या होता है, एक वर्ड डिफाइन करा गया दीर्घपरासी, आपको सकता है दिक्कत हो, ठीक है ना, क्रिस्टली सॉलिड बोला गया डियर ये दीर्घपरासी होता है और ये क्या होता है, लघु परासी। परासी मतलब ये होता है रेंज, ठीक है ना, परासी मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, परासी मतलब क्या होता है, रेंज। दीर्घ परासी का मतलब बेटा जो भी यूनिट आप देख रहे हो वो क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस पूरे मटेरियल के अंदर वही यूनिट होनी चाहिए, तो होगा वो क्रिस्टली सॉलिड, ठीक है। और लघु परासी मतलब हुआ कि जो अक्रिस्टली सॉलिड होता है उसमें एक से अधिक यूनिट, मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली क्रिस्टली सॉलिड में तो एक ही यूनिट बार बार रिपीट कर रही होती है। अक्रिस्टली सॉलिड में मान लो कोई एक यूनिट है तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं होती, कुछ जगह पे दिखेगी कुछ जगह पे नहीं दिखेगी, लेकिन क्रिस्टली सॉलिड में वो पूरी वही यूनिट दिखने वाली है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ परासी। इसमें जो यूनिट होती है वो लघु परासी होती है। मान लो ये जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हो सकता है पूरी जगह ना हो, फिर से यही स्टार्ट हो जाए कुछ भी, ठीक है, दो यूनिट तो दिख गई छोटी, ठीक है ना, लेकिन फिर से कुछ भी रैंडमनेस स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, कुछ भी रैंडमनेस स्टार्ट हो गई, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको लघु परासी बोलते हैं, इसको दीर्घ परासी बोलते हैं, क्योंकि दीर्घ परासी में तो ये फिर बार यूनिट उसी तरीके से रिपीट कर रही, ठीक है ना। और डियर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू मतलब वास्तविक, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक ठोस, ओके, वास्तविक ठोस। और इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, ठीक है ना। स्यूडो सॉलिड मतलब बोल डियर कि ये शब्द वर्ड यूज करते हैं, शब्द ठोस मतलब ये सॉलिड तो दिखने में लगता है डियर, ठीक है, दिखने में लगता है, लेकिन ये सॉलिड पूर्णतः सॉलिड नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कांच का, किसका एग्जांपल, कांच का। डियर आप ध्यान से देखना, जो खिड़की होती है, मान लो कांच, ठीक है, तो खिड़की में यहाँ किनारे पे थोड़ा सा इस शेप का हो जाता है, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि जो थोड़ा कांच था वो थोड़ा बह गया, उसमें तरलता का गुण था, जैसे लिक्विड बह जाता है ना, वैसे यहाँ पे वो बह के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सॉलिड तो दिख रहा है डियर, सॉलिड तो है, ठोस तो है, ठोकोगे तो ठोस दिखेगा, ठोकोगे तो ठोस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा कैसे हो गया, इसलिए ठोस तो है बट इसमें लिक्विड के भी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लिक्विड मतलब द्रव के भी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन वास्तविक ठोस में ऐसा नहीं होता है, वास्तविक ठोस में ऐसा नहीं होता है। आप ले लो NaCl तो वेरी गुड परिचित हो गया, आप तो NaCl नमक से परिचित हो गए, नमक होता है, ठीक है ना। कोई भी आयनिक, और मैं सारी कैटेगरी से बताता हूँ आपको, ठीक है ना, सारी बताता हूँ, इसके और एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपके, ठीक है। जितने भी लाइक आपके मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं डियर वो किस में आते हैं, क्रिस्टली सॉलिड में आते हैं, ठीक है ना। आप क्रिस्टली सॉलिड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे मटेरियल तो नहीं, लेकिन मोस्टली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं, जैसे डियर कांच हो गया आपका, ठीक है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, वो आते हैं अक्रिस्टली सॉलिड में, और इसमें क्या आते हैं, क्रिस्टली सॉलिड में। अच्छा डियर आपको एक पॉइंट और समझाना होगा कि
इसको बोला जाता है कि ये विषम दैशिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है डियर, विषम दैशिक होता है, इसको बोलते हैं डियर कि ये तो समदैशिक होता है। क्या होता है, समदैशिक। विषम दैशिक का डियर क्या होता है, जो कि डियर मानो ये स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है डियर, ये स्ट्रक्चर ले लो, तो विषम दैशिक का मतलब होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न डायरेक्शन में भिन्न भिन्न होगी, इसकी क्रिस्टली सॉलिड इसकी फिक्स होगी, कुछ भी कर दो फिक्स होगी। मतलब मान लो डियर आपने क्वार्टनांग पढ़ा है ना, ठीक है, मान लो आप लाइट डियर यहाँ से डालोगे, ठीक है ना, हो सकता है ये लाइट को जाने दे, ठीक है ना, मतलब इधर से एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स होगा, आप ऐसे डाल रहे हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज हो करे, ठीक है ना, आप ऐसे डालो हो सकता है परपेंडिकुलर होने पे अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हो करे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रैंडमनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एवरेज वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इफेक्टेड करती है स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो डियर ऊपर से मैं अगर मान लो प्रकाश डालो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने मटेरियल फेस कर रहा है, एक दो फेस कर रहा है, ठीक है ना, ये दूसरा मटेरियल को सॉरी दो परमाणु फेस कर रहा है, एक किसी और का परमाणु है, एक किसी और का परमाणु, ठीक है ना। उस चक्कर में उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी अलग अलग होगी भाई, हो सकता है एक तो ज़्यादा रेजिस्टेंस दे, दूसरा कम रेजिस्टेंस दे। यहाँ पे देखो सेम टाइप की क्या है मटेरियल है, तो ये तो अलग तरीके के बिहेवियर दिखाएंगे, फिर जब आगे एंटर करेगा फिर ये अलग तरीके का चेंजेस आएगा, फिर आगे अलग, फिर सी वैल्यू। इसमें क्या हो रहा है डियर कि कुछ लाइट इस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है, कुछ लाइट इस तरीके का दिखा रही है, इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डायरेक्शन का क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसमें क्या होती है, एवरेज होती है भैया, आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना, अपॉर्टनांक आपका एवरेज आना है, ठीक है ना, अपॉर्टनांक आपका क्या आना है, एवरेज आना है, बात समझ में, ठीक। और लगभग सारे होंगे, ठीक है। और कुछ भी छूट जाए, ठीक है ना, कुछ भी छूट जाए तो आप बता देना। और ये लाइक क्वेश्चन आता भी है, आता किस तरीके से कि आप डिफरेंसेस बताओ, ठीक है ना, क्रिस्टली सॉलिड और क्रिस्टली सॉलिड में, तो आपको ये डिफरेंसेस आने चाहिए, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, एक्सप्लेन तो आप कर लोगे, ठीक है ना, एक्सप्लेन तो आप कर लोगे, बुक से भी पढ़ के एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, और एक 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 और प्रॉपर्टी है क्लियर, एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसका समतल होता है ना डियर, वो एकदम प्लेन होगा, ठीक है ना, प्लेन मतलब एकदम स्मूथ होगा, ठीक है ना, स्मूथ मतलब समझ एकदम लाइक दिस टाइप, दिस इज द स्मूथ, ठीक है ना, स्मूथ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, स्मूथ बोलो या फिर व्हाट इज द लाइक, हाँ समतल ही मैंने सही बोला था, समतल, ठीक है ना, समतल होता है, इसका सरफेस क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके सरफेस की बात करूँ मैं, इसका सरफेस कैसा होता है डियर, ड्रॉप होता है, आप प्लास्टिक उठा दिया थोड़ा खुला दिखेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ अगर आप कोई लाइक कोई भी मेटल लोहा उठा लो, उतना खुदरा आपको नहीं दिखेगा जितना प्लास्टिक दिखता है, मतलब इम्प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप सोचो कि ये कोई फिक्स मटेरियल उठा लिया फिर वो सर ये कोई नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है। जो मेटल होता है उसका सब लगभग प्लेन होता है, लगभग प्लेन होता है, लेकिन जो रबड़ हो गया उसमें खुदरापन होता है, ठीक है ना, तो उसके जो प्लेन होते हैं रफ होते हैं, क्रिस्टली सॉलिड के और इसके काफी समतल होते हैं। डेरे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 5 पॉइंट में आराम से 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 5 नंबर के जैसे क्वेश्चन उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल मेटल्स में आते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सारी क्रिस्टली सॉलिड के अंदर आएंगे, NaCl हो गया, NaBr हो गया, ठीक है ना, जो भी आयनिक ठोस होते हैं मोस्टली क्रिस्टली सॉलिड में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये शेयर कर दूंगा सारा PDF, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे समझते जाओ, ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। और आज तो ये हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा चैप्टर को भी आप रिवाइज करते रहो, चैप्टर को भी आगे रिवाइज करते रहना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कि आप पढ़ते रहो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि मोस्टली ये हमेशा मतलब यूपी बोर्ड वालों के लिए हमेशा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो लोग छोड़ देते हैं या तो अच्छे से पढ़ते नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। मेरी तरफ से लाइक मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ या फिर आपको समझ कहाँ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो मुझे आप बताना फीडबैक, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझाने
क्योंकि ये चीज़ें छोड़ देते हो आप, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और इससे आप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन देते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन देते हो, एक क्वेश्चन तो शेयर होता है, 90 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना मतलब लाइक अमेजिंग, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा होता है अगर आप। और ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। अब डियर क्या होता है कि अब हम यहाँ पे केवल क्रिस्टली सॉलिड के बारे में, क्योंकि डियर ट्रू सॉलिड है, क्या है, ट्रू सॉलिड है, इसके बारे में हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है डियर, ये कितने प्रकार का होता है वो कैटेगराइज करने जा रहे हैं। क्रिस्टली सॉलिड को हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण, डियर मे बी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझे बताना कि कितना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लाइक सबके फ़ोन में अलग अलग वॉइस लेवल होता है, ठीक है। तो अगर सही में ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। बाकी अभी के लिए देखो, इसको चार पार्ट में डिवाइड करा गया है। आयनिक ठोस, प्लस संयोजक ठोस, and third is fourth is धात्विक ठोस, this is the आणविक ठोस। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सारा, ठीक है। आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, संयोजक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है, और धात्विक ठोस, ठीक है। मैं सारा बता रहा हूँ। तो आयनिक सॉलिड बोलेंगे, संयोजक को आयनिक सॉलिड बोलेंगे, आणविक ठोस को बोलते हैं डियर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड धात्विक को मेटालिक सॉलिड, ठीक है। डियर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड में डियर जो लाइक आपका NaCl ले लिया हमने, ठीक है। NaCl तो जानते हो, ठीक है, सॉल्ट है, आप जो खाते हो सॉल्ट, ठीक है, NaCl होता है क्या डियर, ये एक्चुअली मान लो ये Na पे चार्ज पॉजिटिव आता है, ठीक है, और Cl पे निगेटिव, ऐसी स्ट्रक्चर डिवाइड होती है NaCl की, ठीक है। ऐसी चलती रहेगी, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, अल्टरनेट कर देना। अब होता क्या डियर, यहाँ पे प्लस डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज है, ठीक है। इनके बीच काम करता है कौन सा फोर्स, इनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स होता है, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ोगे इसको अभी आपके चैप्टर आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, ठीक है ना। तो डियर यहाँ पे क्या होता है, प्लस यहाँ पे माइनस, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये सॉलिड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिकी फोर्स, ठीक है ना, विद्युत स्थैतिकी बल से एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो ये एकदम पूरे सॉलिड क्या होता है, एकदम बंधा होता है, ठीक है ना, और एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा सॉलिड फॉर्म हो जाता है। और इसका डियर क्या होता है कि चूंकि ये फोर्स काफी मतलब ठीक ठाक अमाउंट में इस मटेरियल में काम करता है, उसका गलनांक और पतनांक कुछ होता है, क्या होता है, गलनांक और पतनांक कुछ होता है, क्योंकि आप फीड करोगे, हीट का आयन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो इतने आसानी से टूटने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो गलनांक और पतनांक का बढ़िया इसका बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है ना। और इसको भंगुर बोलते हैं, ये भंगुर क्यों बोलते हैं, भंगुर क्यों बोलते हैं कि मान लो आप इस पर कोई चीज डालते हो, ठीक है, ठोस तो है नो डाउट,
बट भंगुर क्यों, ठीक है ना। अचानक से क्या होगा कि आप कोई रैंडमनेस, कोई इम्पल्स बोलते हैं ना, इम्पल्स पटक दोगे आप, तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आयनिक ठोसों में क्या होता है, आयनिक ठोसों में जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनमें, उनके बीच क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। ये फोर्स काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, इसलिए पूरे मटेरियल को अच्छे से बंधा होता है, और इसका गलनांक और पतनांक काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि इस पर इस फोर्स पे हीट का प्रभाव नहीं पड़ना, ओके। बट यार जब आप कोई इम्पल्स लगाते हो, कोई मैकेनिकल फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, तो उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है, तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मसल दोगे आप, ठीक है, टूट जाए। नमक ले लो आप, ठीक है, मसल दोगे, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सॉलिड है नो डाउट, बट व्हेन यू अप्लाई ए मैकेनिकल फोर्स तो टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये बात समझना नहीं। तो आयनिक ठोस में क्या होता है, धनायन और ऋणायन होता है। धनायन और ऋणायन के बीच क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, जिसे बोलते हैं विद्युत स्थैतिकी फोर्स, ठीक है ना। इस विद्युत स्थैतिकी फोर्स के कारण सॉलिड हमारा क्या होता है, ठोस हमारा क्या होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। और इस चूंकि इस पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हीट मतलब ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कोई रैंडम मैकेनिकल फोर्स लगाते हो तो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब वो भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर मतलब दिखने में तो सॉलिडिटी है, लेकिन उसको मसल दे रहे हो या फिर आप कुछ फोर्स लगा के तोड़ दे रहे हो तो जल्दी से टूट जाता है, ठीक है ना। लाइक आप लोहा ले लो, इतना आसानी से नहीं टूटने वाला, ठीक है ना, इतना आसानी से नहीं टूटने वाला। लेकिन आप कोई और मटेरियल ले रहे हो, एक नमक, वो टूट जा रहा है। नमक में क्या है, आयनिक ठोस है, ठीक है ना, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है, आप अब आते हैं सस्टेनेबल ठोस के बारे में। सस्टेनेबल ठोस ये क्या होता है, देखो इस मेन चीज हमें जो याद रखनी है, मेन चीज हमें याद रखनी है कि ये याद कैसे दे। आयनिक ठोस में डियर क्या होता है, एक धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। भाई कोई मटेरियल है, जैसे मान लो NaCl भी था, ठीक है, इसको हम Na+Cl- के रूप में लिखते हैं। पहले तो देख लो जो धनायन ऋणायन बन रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि आयनिक ठोस होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, सहसंयोजक ठोस, ये सहसंयोजक ठोस का जो बेसिक एग्जांपल होता है वो होता है हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। यार आप ये मत सोचना कि लाइक कुछ भी कैसे आ रहा है, मैं इसको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ है कि सारे स्ट्रक्चर का जो बेसिक चीज़ ये है कि या तो कोई अणु से बना हुआ है, मैंने पहले कहा था कि बहुत स्टार्ट में बताया था, लेकिन बताया था मैंने, या तो अणु से बना होगा या परमाणु से बना होगा, जो उसका जिसको सूक्ष्मतम कण बोलते हैं ना, अणु परमाणु आयन, ठीक है ना, अणु परमाणु आयन। इन्हीं तीन के स्ट्रक्चर के फलस्वरूप इस चार टाइप की सीरीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हीरा ग्रेफाइट में क्या होता है, हीरा ग्रेफाइट में क्या होता है डियर, एक्चुअली हीरा भी और ग्रेफाइट भी दोनों किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। दोनों किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। बट ये होता क्या है एक्चुअली, होता क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, केवल कार्बन के परमाणु होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, केवल कार्बन के परमाणु होते हैं। बट होता क्या एक्चुअली कि इन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है डियर, कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। आपने ये पढ़ रखा है 11th क्लास में, क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आपने डाउट कर लेना, ठीक है। तो इन मटेरियल्स के बीच में क्या काम करता है, कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो होता है, जो आयनिक ठोस में बॉन्ड है उससे भी टफ होता है। मतलब ये बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अभी यहाँ पे इसको कुछ बताना आसान नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसी होती है, तो चीज़ें होती है। आप इतना याद रखो, जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है डियर, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। जैसे हीरा ग्रेफाइट दोनों किससे बने हैं, कार्बन परमाणुओं से बने हैं, ठीक है ना। कार्बन क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं, बात समझ में आ गई। और इन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, इन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या काम करता है, सहसंयोजक बंध काम करता है, ठीक। इस वजह से क्या होता है डियर कि इस वजह से क्या होता है डियर, ये बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा ना, स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा होगा,
इसकी जो मजबूती होगी डियर वो काफ़ी ज़्यादा होगी रेदर देन आयनिक सॉल्ट। आपने हीरा सुना भी होगा, आपने हीरा को सुना होगा, हीरा काफ़ी टफ होता है, ग्रेफाइट भी टफ होता है, लेकिन आप जैसे लाइक पेंसिल भी यूज़ करते हो लाइक, तो उतना सॉलिड नहीं है, बट ग्रेफाइट भी काफ़ी टफ होता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इसका जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। इसको मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये क्या होता है, सुचालक, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, बात नहीं। तो संयोजक ठोस कोई पूछे डियर तो बोलते हैं ये कार्बन, कोई किसी भी मटेरियल जो परमाणु होता है उन परमाणुओं के बीच जो भी सहसंयोजक बन काम करता है उसके फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस बोलते हैं डियर, ठीक है। अब ये आते हैं आणविक ठोस में, इसकी 3 कैटेगरी है डियर, ठीक है। आणविक ठोस की 3 कैटेगरी है, मैं नाम लिख देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी चक्कर कर दिया, वो चक्कर कर दिया, ठीक है। ध्रुवी, अध्रुवी और एच बॉन्ड वाले ठोस होते हैं, एच बॉन्ड वाले ठोस, मतलब एच बॉन्ड जो बनते हैं वो वाले ठोस इस आणविक ठोस में आते हैं, ठीक है। अच्छा डियर, मैंने आयनिक बता दिया डियर कि आयन और आयन इसका बेसिक यूनिट होगा। सहसंयोजक ठोस में जो होगा डियर वो परमाणु के बीच सहसंयोग बांध से बनेगा। आणविक ठोस में देखो डियर क्या होगा, आणविक ठोस में क्या होगा डियर, ये तो जान लो आणविक ठोस है तो बेसिक यूनिट तो अणु होने वाली है, अणु के बीच को उस कहानी कहलाएगी डियर, ठीक है। ध्रुवी मतलब डियर देखो, अब इसका जो बेसिक होगा ना डियर, जैसे मैंने पहले कहा था NaCl का, जैसे यहाँ पे कार्बन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ ना, कार्बन क्या परमाणु, कार्बन क्या परमाणु, वहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में चर्चा किया था Na+ ऐसे बनाया था, Cl- बनाया था, लेकिन यहाँ पे जब मैं ये चर्चा करूँगा ना मैं बोलूँगा डियर ये अणु है, क्या बोल रहा हूँ, ये अणु है। या तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो डियर इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कुछ करके बना लेते हैं, ठीक है। आप अणु वाला फील ले लो, वो भी ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे, ठीक है ना, ठीक है। ये अणु स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ये इसको 3 कैटेगरी में कैसे बांटा गया मैं समझा रहा हूँ, लाइक देयर ध्रुवीय, ध्रुवीय अणु वो होते हैं जो पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज का मतलब जैसे NaCl था, यहाँ पे टोटली धनायन और ऋणायन है, लेकिन जब वो धनायन और ऋणायन में ना टूटकर लाइक उनके बॉन्ड उनके बीच जो बॉन्ड होता है लाइक HCl और NaCl, ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सहसंयोजक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर बॉन्ड सहसंयोजक है डियर, जिसको आप धनायन ऋणायन में नहीं तोड़ सकते हो, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो चीज़ें रिवाइज करने की बात है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं क्योंकि दूसरा चैप्टर ही अलग है, मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ कि HCl है डियर, HCl में जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, और सहसंयोजक बॉन्ड से आप धनायन ऋणायन तो नहीं ही बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन चूंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, उसकी वजह से क्या होता है डियर, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया ये पोलराइज हो गया, ध्रुवीय हो गया, ध्रुवित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। मान लो डियर ये H है, ये Cl है, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है। अब क्या डियर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये H वाला HCl है डियर, ठीक है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसके बगल एक परमाणु और है HCl का, ठीक है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो क्या होगा डियर, अगर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस मैंने बताया कि डियर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा डियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं विद्युत ध्रुव, इसको भी बोलते हैं विद्युत ध्रुव, इन दोनों के बीच जब एक फोर्स काम करने लगे डियर, इसको बोलते हैं द्विध्रुव अननोन क्रिया बोलते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे विद्युत स्टैटिक फोर्स लग रहा था, यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड था परमाणु के बीच, यहाँ पे अणुओं के बीच क्या कर रहा है, द्विध्रुव फोर्स काम करना शुरू कर दिया। जब हर अणु के बीच द्विध्रुव एक फोर्स काम करेगा, इसके बीच भी इसके बीच भी, इन दोनों के बीच काटेगा, बांध देगा, इन दोनों के बीच करेगा, फिर बांध देगा, सॉलिड बन गया ना बेटा। जब कोई फोर्स काम करना शुरू किया तो उसको क्या कर देगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे बॉन्ड क्या बोलते हैं,
सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल इज द HCl, ठीक है। एंड SO2 इज आल्सो एग्जांपल फॉर द ध्रुवी, इसके लिए ध्रुवी के लिए SO2 इज आल्सो एग्जांपल। अध्रुवी में क्या होता है, अध्रुवी में क्या होता है कि भैया, अध्रुवी में क्या होता है कि इसमें कोई भी अणु ले लो आप, कोई भी क्या ले लो, अणु ले लो। मैंने अणु ले लिया, हाइड्रोजन तोड़ के फॉर्म होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अगर ठोस फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। मान लो Cl2 ले लिया, क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, Cl2 ले लिया, Cl2 ले लिया। इन दोनों के बीच बेटा एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं वान डर वाल्स, ठीक है ना, वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। ये वान डर वाल्स फोर्स क्या करता है, अणु को क्या करता है, खींच रखता है, और उससे क्या बनता है, ठोस का फॉर्म होता है। यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होता, ये क्या बोलते हैं, अध्रुवीय अणु बोलते हैं। अब आता है एस बॉन्ड ठोस कौन से होते हैं, एस बॉन्ड ठोस में क्या होता है डियर, मान लो HF है, ठीक है, क्या है, HF है, ठीक है। तो जो HF होगा डियर, फिर HF आएगा, फिर HF आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज आती है कि ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का चक्कर करते हैं। अब क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये किसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट बेटा ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द्विध्रुव वाला फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स, द्विध्रुव वाला फोर्स लग रहा था, क्योंकि ये डेल्टा पर डेल्टा माइनस था। लेकिन यहाँ पे केवल जो यहाँ पे था H+Cl वाला, अगर मान लो यहाँ पे Cl होगा तो वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, और ये H+ तो ही है, और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट और रिपल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके कोई बगल भी होगा, तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि H के साथ जो परमाणु है वो एक अलग बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं H बॉन्ड, ठीक है ना, H बॉन्ड बोलते हैं। इस H बॉन्ड की वजह से भी फिर से अगेन अणुओं के बीच एक फोर्स काम करने लगा, और वो उसको क्या कर देगा, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज नोन एज आणविक ठोस, ठीक है ना। या तो बेटा जो पोलराइज्ड अणु होते हैं, उनके बीच काम करता है द्विध्रुव फोर्स। जो अपोलराइज्ड अणु होते हैं उनके बीच काम करता है वन डर वाल्स फोर्स। और जो भी FON सी मटेरियल बने मटेरियल जो पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल जो पोलराइज्ड होते हैं और FON एग्जिस्ट करता है, वो H के साथ क्या बनाते हैं डियर, H बॉन्ड। FON फोन हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं H बॉन्ड, ठीक है। इस H बॉन्ड की वजह से जो सॉलिड के बीच फोर्स काम करता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उनमें दृढ़ता आती है, कठोरपन आता है, उसको बोलते हैं आणविक ठोस, ठीक। अब एकदम जो लास्ट बचा है, उसको बोलते हैं धात्विक ठोस, ठीक। क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। ये धात्विक ठोस में क्या होता है, हम लोग आपका ये कॉपर है, क्या है ये कॉपर है, इसमें कुछ क्या होते हैं, कॉपर के परमाणु होते हैं, या फिर कुछ कॉपर के क्या होते हैं, जगह पे आयन होते हैं, क्या होते हैं, कॉपर के परमाणु होते हैं, और जगह जगह पे क्या होते हैं, कुछ आयन होते हैं। अगर कुछ आयन है बेटा, कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। और उनके बीच एक फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, मेटालिक बॉन्ड। ये सारे जितने भी बॉन्ड हैं, ये सारे आपके बॉन्ड वाले चैप्टर में कवर होते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, वरना फिर ये सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखो कि कैसे हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या करेंगे, C हो सकता है, Ag हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं, मेटालिक ठोस में आते हैं। अच्छा डियर, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से। 4 पार्ट है इस लाइन सॉलिड के, 4 पार्ट बताए हमने, आयनिक ठोस, सल्फ्यूरिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। बेटा आयनिक ठोस में क्या होगा, एनायन और एनायन क्या होगा, उनके बीच एक फोर्स काम करेगा। संयोजक ठोस के बीच में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन नहीं, कोई परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, उनके बीच क्या करता है, सहसंयोजक बॉन्ड काम करता है परमाणु के बीच, ठीक है ना। आणविक ठोस में क्या होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है, क्या होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। बट
वो अणु बनाने के लिए उसका सब्सिट्यूट बॉन्ड काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अणु तो हो गया बेटा, एक परमाणु को एक अणु हो गया, लेकिन एक अणु से दूसरा अणु का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पे तो अणु था ही नहीं, यहाँ पे केवल परमाणु था, यहाँ से परमाणु परमाणु के बीच अटैक होगा, ऐसे सारा परमाणु दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उनके बीच सब्सिट्यूट बॉन्ड काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे केवल एक अणु बनाने के लिए HCl लग रहा है, ठीक है ना, एक अणु बनाने में HCl, ये बॉन्ड तो सहसंयोजक है, लेकिन अभी दूसरे बॉन्ड से कैसे अटैच रहेगा, कैसे फोर्स जो काम कर रहा है, जिसको बोलते हो अंतराणु फोर्स, वो फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, वो फोर्स क्या होगा उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो ये फोर्स यहाँ पे NaCl था, इसके बीच फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको विद्युतस्थैतिक फोर्स बोलते हैं। इसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा था? सहसंयोजक बॉन्ड जो था उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव लगता है, यहाँ पे द्विध्रुव बन जाता है S+Cl माइनस वजह से द्विध्रुव हो जाता है। द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसकी वजह से यहाँ पे सॉलिड का निर्माण होता है। अध्रुवीय में भी क्या होता है बेटा, होता तो Cl में भी सहसंयोजक बॉन्ड है, लेकिन Cl ये जो दो Cl है ये दूसरे से कैसे अटैच होंगे, इनकी भी जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज था, ठीक है, ये HCl के बीच बॉन्ड तो सहसंयोजक था, बॉन्ड तो क्या था, सहसंयोजक, लेकिन इनके भी जो फोर्स लगता है वो द्विध्रुव फोर्स लग रहा है, अन्योन्य क्रिया फोर्स होता है, ठीक है, म्यूचुअल प्रोसेस होता है वो, ठीक है ना। समझ जाओगे उसको, मैं शायद केमिस्ट्री लाइक उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर बॉन्ड वाले चैप्टर में मैं इसको समझा दूंगा, जो पूरा एक्सप्लेन सारा कुछ, ठीक है ना। और आगे और कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें यहाँ भी ये सहसंयोजक बॉन्ड है, लेकिन इनके बीच H और F में से कोई मटेरियल जब फोर्स काम करता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं S बॉन्ड काम, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन S के कारण लग रहा है फोर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं, S बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो तीन कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड हो गई। फिर लास्ट में बोलता है महत्वपूर्ण फोर्स, भैया कोई कॉपर Ag और जो Fe आयरन वाले जो भी ये मटेरियल है उसमें क्या होता है कि Fe के कुछ परमाणु होते हैं या कुछ आयन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पीछे एक फोर्स काम करता है जिसे मेटालिक फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड फोर्स होते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाकी मैं PDF शेयर कर दूंगा, अपनी मेल ID और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर नाउ एंड पीपल को, जब जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनको बता दो, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। थैंक्स फॉर नाउ।